जय हिंद सभी को। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं। देखिए एसएससी जीडी 2026 की वैकेंसी का बारे में पहले भी बताया गया कि आपका जो नोटिफिकेशन है ना नवंबर में आने वाला है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो अभी से तैयारी में लग जाना है, क्योंकि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई कंपटीशन कितना है। 2 क्लासें ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ जीके जीएस की, ये तीसरी क्लास है, तभी मैं बता रहा हूँ कि 50 क्वेश्चन मतलब हम 49 क्वेश्चन ऑलरेडी मेरे भाई कर चुके हैं और सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड थे। वो सारे क्वेश्चन जो थे वो प्रीवियस ईयर में जितने भी एसएससी के एग्जाम हुए थे वो सारे आए हुए हैं। उसके बाद मैंने अपनी तरफ से जो लगता है कि ये आने की संभावना है, जो प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हुए उसमें मैंने ऐड ऑन किए थे। तो इस वीडियो में अब क्या है, देखिए जब हम 49 क्वेश्चन कर चुके हैं उससे आगे जीके जीएस की तैयारी चल रही है और मेरे भाई इस बार सिलेक्शन लेके जाना है। 50,000 वैकेंसी जरूर दिखाई देती है लेकिन उतनी आपके हिस्से नहीं आती, क्योंकि अलग बॉर्डर एरिया, ये एरिया, डिस्ट्रिक्ट एरिया, जनरल कैटेगरी, ये फलाना ढिमकाना करके अब वो सोचना ही नहीं है। इतने नंबर ले आने कि भाई एटलीस्ट अब उन चीज़ों में हमें लफड़े में नहीं पड़ना कि कितनी मार्क जाएगी, मेरिट आपके, कितना सिलेक्शन होना, क्या होना, भाड़ में जाए। हमें करनी है अब बढ़िया से तैयारी। तो मेरे शेरों लग जाइए। और पहला क्वेश्चन आपके लिए 50 क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्लास का पहला क्वेश्चन है। क्लास नंबर हम 3 कर रहे हैं तो तीसरी क्लास का ये कौन सा है, पहला क्वेश्चन होगा। लेकिन हम ऑलरेडी प्लेलिस्ट में जाएंगे पंकज फौजी पे, तो वहां पर 2 क्लास मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, ये तीसरी क्लास है। मुझे लगता है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है हिंदी का जो ये पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, ऋग्वेद, यहां पर आपका क्वेश्चन मार्क है, सूक्तों का एक संग्रह है। तो मतलब कितने ऋग्वेद में कितने सूत्र हैं आपको बताना है, सूक्तों की संख्या कितनी है ऋग्वेद में, उसके बारे में आपको जानकारी देनी है। आप ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसके बारे में मैंने पिछली जो क्लास थी डिटेल से बताया था कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, कितने सूक्त हैं, किसके बारे में बातें हुई हैं, और इंद्र हैं, इंद्र देवता हैं, उनके लिए कितने सूक्त लिखे गए हैं, अग्नि है उनके लिए कितने लिखे गए हैं, वरुण के लिए कितने लिखे गए हैं, और गायत्री मंत्र का क्या है, सोम, मतलब A to Z मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। तो मुझे नहीं लगता जिन्होंने पहली क्लास ली है उसको ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 1028 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा डिटेल से नहीं चलते क्योंकि मैं इसके बारे में ऑलरेडी पहली वाली क्लास में बता चुका हूँ। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किसे भरतनाट्यम का रचयिता माना जाता है, बताइए भरतनाट्यम का रचयिता किसे माना जाता है। आपके ऑप्शन है शंकर, विष्णु, राघव या भरत मुनि को। ये 4 ऑप्शन बताइए कि भरतनाट्यम का आपका रचयिता किसे माना जाता है, बताइए किसे माना जाता है। तो देखिए एक चीज याद रखिए कि जो भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम भरत शास्त्र में सबसे प्राचीनतम आपका ग्रंथ माना जाता है। और किसने लिखा था, ये भरत मुनि ने लिखा था। और भरतनाट्यम ये नाट्य शास्त्र का सबसे प्राचीनतम है। और इसमें क्या हुआ था, इसमें भरत मुनि ने अपने विचारों के साथ साथ व्यापक विषयगत सामग्री का वर्णन किया है। देखिए परिपूर्ण है ये एक तरह से जाना जाए तो। इसमें क्या करा था, भरत मुनि ने अपने विचारों के साथ साथ व्यापक विषयगत सामग्री इसमें संग्रहित की गई है। तो इसमें क्या है इसका राइट आंसर, भरतनाट्यम किसने लिखा था, तो ये भरत मुनि ने आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे चलिए, आगे है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ जिसका श्रेय ऋषि व्यास को जाता है, प्राचीन भारत का एक प्रमुख महाकाव्य है और इसमें 18 पर्वों में कितने छंद हैं, 1 लाख छंद हैं। आप बताइए ऋग्वेद है, रामायण है, अर्थशास्त्र है या महाभारत है। मुझे लगता है जो हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं उनको इसको अच्छे से पता होगा, क्योंकि डायरेक्ट पता चल रहा है 1000 छंद हैं इसके अंदर। तो क्या होगा जल्दी बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं किसको किसको आता है, जल्दी बता दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या है, क्या होगा जल्दी बताइए। इतना सोचने की बात है ही नहीं, ये आपका क्या है, महाभारत है। और मैं आपको अपनी बताऊं कि मैंने जब ये स्टार्ट किया था अपनी वाइफ के कहने पर कि चलिए महाभारत देखते हैं, मेरी 2-3 दिन की छुट्टी थी भाई साहब, रात को मैंने 2-2, 3-3 बजे तक ये मैं महाभारत देखा। इतना इंटरेस्ट आने लगता है स्विगी जोमेटो से मंगा के खाना खा के, लेकिन मेरे को इतना अच्छा लगा था और मैं कंसीडर कराना चाहूँगा कि एक बार आप देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें देखते हैं हम कि ऋग्वेद के मंत्रों के समूह क्या कहते हैं, जो ऋग्वेद के मंत्रों के समूह को क्या कहते हैं, सूक्त, सूत्र, यामी, अध्याय। इसके बारे में मैं बता चुका हूं कि इसको क्या कहते हैं, इसको सूक्त कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको आप
सूक्त कहते हैं। और कितने सूक्त हैं अभी बताया था 1028, और ये एसएससी जीडी 2023 वाली भर्ती में आया था और चौथे शिफ्ट में है। तो मतलब सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद मुख्य रूप से बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर करने के लिए जादुई मंत्रों एवं आकर्षण का संग्रह है? ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद और यजुर्वेद। ये 4 को आपके सामने ऑप्शन है, बताइए बताइए। इसमें कुछ नहीं है, ये आपका किसके लिए हो जाएगा? संगीत के लिए है आपका, ये आपका जादू टोने के लिए है, उसके बाद ये देवताओं को खुश कर। जल्दी बताइए क्या है इसका? सब कुछ मैंने कल बता रखा है, इसमें कुछ बताने की मुझे लगता नहीं कि कुछ ज़रूरत है अब इसमें। बताइए इसमें क्या कुछ होगा? अगर क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये देखेंगे एसएससी जीडी 4 फरवरी 2025 मतलब लेटेस्ट है, अभी में ये पूछा गया है। तो आपको इसके बारे में जानना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या दिक्कत है, क्या कैसे इसमें हमें आता नहीं है, क्यों नहीं आता, उसके बारे में पता करके जाइए। तो ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद और यजुर्वेद। तो देखिए जादू मंत्रों के बारे में अगर यहाँ पर बात करें तो डायरेक्ट मैंने पहले ही बता दिया कि किस में होती है ये जादू की बात। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका अर्थवेद। लेकिन यहीं पर मैं इसके कुछ पॉइंट अगर मैं नोट कराना चाहूँ तो यहाँ पर आप क्या क्या पॉइंट नोट करेंगे? तो देखिए यहाँ पर पॉइंट आप नोट करेंगे ये मेरे भाई। इसका पहला पॉइंट होगा, देखिए ऋग्वेद से ऋग्वेद एक ऐसा वेद है जो रचनाओं में क्या है? बद्ध है, जो रचनाओं में बद्ध है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या कहेंगे? दूसरा कहेंगे यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों को और उसका संकलन है। दूसरे में क्या है? यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों तथा उनके जो विधान हैं, संकलन, उनको वो मिलते हैं वहां पर। और इस वेद को कर्म कांड्य वेद भी कहा जाता है। क्या है इसका? तो इसमें क्या मिलता है? यजुर्वेद से क्या था इसमें है आपका यज्ञों का नियम, सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। ये सामवेद में क्या है? सामवेद में यज्ञों में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। हमने बात कर ली किस किस की? हमने बात कर ली आपकी ऋग्वेद की, यजुर्वेद की, सामवेद की। अब बचा कौन सा हमारे सामने वेद? अब बचा है हमारे सामने अर्थवेद। तो अर्थवेद का मैंने पहले ही बता दिया था कि अर्थवेद में ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि उपयोग और निरोग निवारण, जादू और टोनों से रिलेटेड जितने भी मंत्र तंत्र इत्यादि जितने भी महत्वपूर्ण विषय हैं वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड हैं आपके। तो क्या क्या है इसमें? अर्थवेद में ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि उपयोग, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र जितने भी हैं ये सारे के सारे आपको कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं आपको अर्थवेद में। तो शुरू से बताऊं मैं आपको, ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में है आपकी रचनाओं का, इसमें रचनाबद्ध है आपका। दूसरे यजुर्वेद में नियमों एवं विधाओं का क्या है? संकलन है। तीसरा जब बात करेंगे तो सामवेद में क्या है? यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले क्या है? मंत्रों का संग्रह है ये। अर्थवेद में क्या है? ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि और औषधि उपयोग है, रोग निवारण है, जादू टोना है, इनसे रिलेटेड जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या है आपके अर्थवेद में आपके संकलन है। आगे चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र का श्रेय निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विद्वान को और रणनीतिकार को जाता है? इसमें वाल्मीकि है, चाणक्य है, पाणिनि है, कालिदास है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इसमें से राइट आंसर क्या होगा। और इसमें देखिए ये जो कृति है ना, कल भी मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है और अधिकतर ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि किसके प्रधानमंत्री थे। हाँ ये भी बताना है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे वो आप देखते जाइए कि भाई इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके कौन कौन से बनने वाले हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके पूछे जाते हैं। वाल्मीकि हो गए आपके, वाल्मीकि साथ साथ क्या होगा? वाल्मीकि, चाणक्य, पाणिनि, और ये इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं।
बताइए इसमें, इससे रिलेटेड हो जाएगा चाणक्य किसके दरबार में थे, किसके प्रधानमंत्री थे, मौर्य का कौन सा काल था, मौर्य काल था, और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में ये सब कुछ होने वाला था। तो अगर ये तो आपको मैंने कल भी बताया था, कल वाली क्लास में भी आपने देखा होगा, उसमें मैंने बताया था कि ये चाणक्य जो हैं, चाणक्य किसके थे, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश में थे ये, मौर्य वंश में, और इनके क्या थे, प्रधानमंत्री। और इन्होंने क्या लिखा था, इनका इसका अर्थशास्त्र का आपका चाणक्य राइट आंसर है। चाणक्य को क्या बोलते थे, विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त बोलते थे। और क्या बोलते थे, चाणक्य हो गया, विष्णुगुप्त हो गया। और इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, अर्थशास्त्र लिखी थी। अर्थशास्त्र में क्या है, अर्थशास्त्र में है क्या, मौर्य वंश से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जितने उसको अगर जानना है तो वो इसमें मिलेगा। और इसमें क्या है, राजनीति से संबंधित ये आपकी बुक है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, अर्थशास्त्र का चाणक्य होगा। किसके काल में थे ये मौर्य वंश के काल में थे। और इससे संबंधित मैं आपको पहले भी सारा डाटा बता चुका हूं, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि इसमें और क्या क्या फैक्ट निकल सकते हैं, क्योंकि देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और सारे के सारे आप मानेंगे नहीं कि सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे के सारे पूछे गए हैं। सारे के सारे ये एग्जाम ओरिएंटेड है और सारे के सारे ये आपके पूछे गए हैं। अगर यहीं पर मैं आपका और बात करूं, यहां पर क्या बात करूं, तो आप पूछेंगे यहां से चलिए कुछ मैं आपके पूछ लेता हूं, प्रमुख रचनाकार और उनके लेखक कौन है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जाता है। तो ये बताइए आपके प्रमुख रचनाकार और उनकी किताब, पहले रचना हो जाएगी और प्रमुख रचनाकार, ये आपकी रचना हो जाएगी। यहां से हम क्या करते हैं, पहले हम इसकी रचना लिख ले, प्रमुख रचनाकार और रचना। अब रचना में क्या है, रामायण किसने लिखी थी बताइए, रामायण हो गया, अष्टाध्याय हो गया, मालविकाग्नि मित्रम। तो ये 4 ऑप्शन है, बताइए इनको किसने लिखा था, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो पहला रामायण किसने लिखा था, महर्षि वाल्मीकि ने। महर्षि अष्टाध्यायी किसने पूछा था, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका कई बार पूछा जाता है। अष्टाध्यायी तो भाई साहब इतनी बार पूछा जाता है कि पूछी मत। और ये किसने लिखा था, पाणिनि ने लिखा था, पाणिनि ने लिखा था। और मालविकाग्नि मित्रम किसने लिखा था, ये लिखा था कालिदास ने। नीचे वाला किसने लिखा था, कालिदास ने, ये लिखा था आपका कालिदास ने। तो पहले का आपका ये हो गया, अष्टाध्यायी आपने पाणिनि ने लिखा था, और मालविकाग्नि हो गया आपका कालिदास का। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिएगा, ये आपके इंपॉर्टेंट है और ये पूछे जाते हैं हर बार। और ये वाली जो आपने मैं पूछ रहा था ना, एसएससी जीडी, देखिए 12 जनवरी 2023 की सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, सारे के सारे मैं उसी से रिलेटेड करा रहा हूं। जब वो आ सकता है तो भाई साहब ये भी आ सकता है, सारे आएंगे, देखते रहिएगा एक बार। आगे देखिए, एक प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम निम्नलिखित में से किस साहित्य द्वारा लिखा गया था। देखिए शख्सियत द्वारा लिखा गया था, बताइए किस शख्सियत ने ये लिखा था, कौन सा, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा था, जल्दी बताइए। और ये क्वेश्चन देखिए 22 फरवरी कब का आया हुआ है, 22 फरवरी को आया हुआ है ये क्वेश्चन भी, जल्दी बताइए इसको। अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका जल्दी बताइए, बताइए इसको किसने लिखा था। तो देखिए इसको जो लिखा था, अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी बुक है, ये है आपकी कालिदास की। किसकी है, ये आपकी कालिदास की बुक है, इसमें कोई शक ही नहीं है कि किसकी बुक है। ये किसकी बुक है आपकी, ये कालिदास जी की बुक है, आपकी कालिदास जी की बुक है। लेकिन इससे संबंधित और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे संबंधित कौन से पूछे जाएंगे, प्रमुख रचनाकार देख लीजिएगा, इससे संबंधित क्या पूछा जाएगा आपका। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड देखिए, ये एक क्वेश्चन है, जब ये क्वेश्चन आ सकता है तो दूसरे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान के जाइए कि इससे रिलेटेड क्या है। तो प्रमुख क्या है, प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं, प्रमुख रचनाएं लिख लेते हैं।
और रचनाकार। रचनाकार रचना कौन सी है? मुद्रा राक्षस। कौन सी रचना होगी आपकी? मुद्रा राक्षस। ये किसने लिखी थी? राक्षस है यार, राक्षस राक्षस। ये किसने लिखी थी ये बताइएगा। दूसरा हो जाएगा देवी चंद्रगुप्त। दूसरा क्या है? देवी चंद्रगुप्त। उसके बाद आगे आगे बताइए इसका क्या होगा? देवी चंद्रगुप्त। उसके बाद बताइए ऋतु संहार। ऋतु संहार। उसके बाद मुद्रा राक्षस हो गई, देवी चंद्रगुप्त हो गई, ऋतु संहार हो गई, कुमार संभव देख लीजिएगा एक बार। कुमार संभव के बाद कुमार संभवम। उसके बाद देखिएगा मेघदूत किसने लिखी थी? उसके बाद रघुवंश किसने लिखी थी? रघुवंश के बाद बताइए आप विक्रम मौर्य वंश्यम। कौन सा बताएंगे? विक्रम मौर्य वंश्यम। एक बताइए विक्रम मौर्य वंश्यम। विक्रम मौर्य वंश्यम। तो ये 4 बुक हैं। 1 2 3 4 5 6 7 बुक हैं। 7 के साथ मुझे जानकारी दीजिए कि मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्त, ऋतु संहार, कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश और विक्रम मौर्य वंशम किसने लिखी थी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? कई बार मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये लिखी है आपकी विशाख दत्त ने। किसने लिखी है? ये लिखी है आपकी विशाख दत्त ने। विशाख दत्त ने। किसने लिखी है? विशाख दत्त ने। तो पहला कौन सा हो गया? विशाख दत्त हो गया। दूसरी कौन सी है? यह है आपकी मुद्रा राक्षस। हाँ, विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस लिखी है विशाख दत्त ने। देवी चंद्रगुप्त किसने लिखी है? देवी चंद्रगुप्त। तो देवी चंद्रगुप्त की किसकी है? ये देवी चंद्रगुप्त भी आपकी किसकी है? विशाख दत्त की है। देवी चंद्रगुप्त किसकी है? विशाख दत्त की। ऋतु संहार किसकी है? देखिए ऋतु संहार भी किसकी है ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ये कालिदास की। किसकी है ये आपकी है कालिदास। ये आपकी है कालिदास की। कुमार संभव तो यार मुझे लगता है सभी को पता होगा। कुमार संभव की किसकी है? ये भी कालिदास जी की है। तो ये भी किसकी है? ये कालिदास जी की है, कालिदास। उसके बाद कुमार संभव हो गई। कुमार संभव भी किसकी है? कालिदास। मेघदूत किसकी है? सबको पता है, ये भी कालिदास जी की है, कालिदास जी की है। ये किसकी है? आपकी कालिदास जी की है। आगे बची कौन सी? आगे बची रघुवंश। तो रघुवंश किसकी है? ये भी कालिदास जी की है। ये रघुवंश किसकी है? कालिदास जी की है। उसके बाद कौन सी? विक्रम मौर्य वंशम। ये किसकी है? ये भी कालिदास जी की है, ये भी कालिदास जी की है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। मुद्रा राक्षस ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? विशाख दत्त ने। देवी चंद्रगुप्त विशाख दत्त ने। ऋतु संहार कालिदास ने। कुमार संभव कालिदास ने। मेघदूत कालिदास ने। रघुवंश कालिदास। और विक्रम मौर्य वंशम किसने लिखी थी आपकी? ये कालिदास ने लिखी थी। विक्रम मौर्य वंशम कालिदास ने लिखी थी। इसके बाद एक एड ऑन करके जाता हूं, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए अश्व घोष ने कौन सी बुक लिखी थी। यहीं पर अगर हम बात करें तो कौन सी है? अश्व घोष ने कौन सी बुक लिखी थी? जल्दी बताइए। पहला हो गया आपका ये SW है, अश्व घोष के द्वारा लिखित प्रमुख रचना। बताओ, पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और पूछता हूं क्योंकि यार एक से पेट नहीं भर रहा। एक क्वेश्चन और बताइए, कल्हड़ जो बुक है वो किसकी है? कल्हड़ के लेखक कौन है? ठीक है, कल्हड़ के लेखक कौन है? कल्हड़ के लेखक कौन है?
ये 2 क्वेश्चन आपके HW हैं, ये मुझे बता के जाइए, क्योंकि इससे पूर्व मैं ये 5-6 करा चुका हूं। ये आपके लिए होमवर्क है। अश्वघोष घोष द्वारा लिखी प्रमुख रचना कौन सी है, एक ये बता के जाएंगे। उसके बाद कल्हड़ के लेखक कौन है, ये 2 वो आपकी बुक्स है, बता के जाइए। ये मान के चलिए कि बुक्स में से आपको एक आधा नंबर फंस जाएगा, किसी ना किसी शिफ्ट में ये आपका नंबर फंस जाएगा। आगे चलिए, आगे देखिए, ये हो गया है क्या, महावीर की रचना, ये कौन सा आ गया ये 56 है, 57 का अच्छा कट गया है। कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो कौटिल्य ने लिखी थी आपकी, कौटिल्य कौन सी लिखी थी, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी, अभी मैंने बता ही दिया है। कौटिल्य ने कौन सी लिखी है, अर्थशास्त्र लिखी है। उसके बाद वाल्मीकि की रचना पंच सिद्धात्मिकता खगोलीय, ये आपकी बुक आएगा, खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मुझे लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक कर दी है हमारे टाइपिस्ट ने, हवा में चल रहे हैं वो भी, जल्दी बताइए। वाल्मीकि की रचना पंच सिद्धिका खालिस्तान खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है। 5, 2, 3, 4 इसका राइट आंसर दे दीजिए। और ये आपका कब आया हुआ है, SSC GD 26 फरवरी 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है। ऑप्शन है आपके 5, 3, 2, 4, 5 पीछे निकल गया, 2, 3, 4, बताइए कौन सा होगा, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है, जल्दी जल्दी। ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, बताइए। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि यार 5 इसका राइट आंसर क्या है, ये राइट आंसर आपका 5 हो जाएगा। लेकिन 5 के बाद ये भी तो पता चलना चाहिए कि भाई 5 तो ठीक है, 5 हैं आपके पास, लेकिन वो है कौन सी। इसका जो राइट आंसर होगा, वाल्मीकि की रचना पंच सिद्धात्मिकता कितना, 5, यहां पर क्या जाएगा 5 खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है। अब वो सिद्धांत कौन से हैं, सिद्धांत बताइए। अगर कोई आपसे पूछ ले कि ठीक है, आपने रट्टा मार दिया कि भाई इसके क्या है, ये 5 हैं, तो 5 में से है कौन कौन से ये तो बता दो, तो कौन कौन से हैं बताइए। तो देखिए इसकी वाल्मीकि की जो अन्य रचनाएं हैं ना, वो कौन कौन सी हैं, पेन भी उड़ रहा है, ये लघु जातक है, लघु जातक भी किसकी है, वाल्मीकि की रचना है। ये तो है ही खगोलीय, तो 5 सिद्धांतों पे है, लेकिन वाल्मीकि अगर और पूछने लगे तो लघु जातक हो गई, बृहद संहिता हो गई, लघु जातक हो गई। ठीक है, कौन कौन सी है एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इसकी भी क्वेश्चन इसके पूछा जाता है कि आप बताइए कि इसकी अन्य बुक जो है वो कौन कौन सी है। तो पहली बुक कौन सी है आपकी, होगी आप कौन सी, लघु जातक। लघु जातक ये क्या है, आपकी अन्य पुस्तकें हैं किसकी, वाल्मीकि की, ये आपकी अन्य पुस्तकें हैं। लघु जातक एक हो गई, उसके बाद दूसरी ये हो गई, उसके बाद बृहत जातक, ये भी किसकी हैं, वाल्मीकि की हैं। तो ये 3 बुक्स ये हो गई, एक आपकी खगोलीय हो गई, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है वाल्मीकि, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी आपकी। अब चलिए 59 क्वेश्चन पर, ये है आपका महाजनपद काल में सामान्यतः फसल का कितना भाग राज्य द्वारा कर के रूप में वसूला जाता था। महाजनपद काल में सामान्यतः फसल का कितना भाग राज्य द्वारा कर के रूप में वसूला जाता था, 1/5, 1/6, 1/8, 1/14। और ये आपका कितना है, 19 फरवरी 2025 की फर्स्ट शिफ्ट में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका कहीं ना कहीं कई बार, 1-2 बार नहीं, कई बार पूछा गया है मेरे भाई, कई बार। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताइए राइट आंसर।
और आपको पता होना चाहिए कि 16 जनपद जो हैं ये है कौन से, क्या बवाल है और कहां पर इसका वर्णन हुआ है, कहां पर वर्णन हुआ है ये भी बताना होगा आपको। तो कितना है इसका जो हो जाएगा आपका 1/6, कितना होगा इसका 1/6, कितना भाग वसूला जाता था 1/6। अब इसके बारे में थोड़ी सी अगर मैं जानकारी देना चाहूं, देखिए महाजनपद की कुल संख्या कितनी थी, जो कुल संख्या थी 16 थी, ठीक है 16 थी। और कहां पर इसका वर्णन हुआ है, इसका जो वर्णन वस्तुतः हुआ है कहां पर हुआ था, अंगुत्तर निकाय। और अंगुत्तर निकाय किससे संबंधित है, किसकी बुक है ये है आपकी किसकी, बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। ये इसमें से आपके 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट बन रहे हैं। पहला क्या है, महाजनपद में कितने कर वसूला जाता था 1/6। ये इसका जो जैसे महाजनपद है कितनी संख्या है उन महाजनपदों की, वो है आपकी 16। और इसका जो वर्णन हुआ है अंगुत्तर निकाय, कहां पर हुआ था, अंगुत्तर निकाय, उसमें क्या है, ये बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है, ठीक है। यह है आपकी और महावस्तु है जैन धर्म भगवती सूत्र से भी मिलता है इसका। तो ये टोटल मिलाकर एक आपका पैकेज है कि महाजनपद से थोड़े थोड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या निकला यहां से कि कुल जनपदों की संख्या कितनी है, कुल जनपद है आपके 16, ठीक है 16। अंगुत्तर निकाय क्या है ये आपका, क्योंकि बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है, अंगुत्तर निकाय क्या है ये आपका, अंगुत्तर निकाय आपका अंगुत्तर है यार, ये अंगुत्तर निकाय ये किससे संबंधित है, ये बौद्ध ग्रंथ है आपका, ठीक है, ये बौद्ध ग्रंथ है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आप पूछ के जाएगा कि भाई इसके बाद क्या है, महावस्तु एवं जैन धर्म किससे है, ये आपका भगवती सूत्र है। महावस्तु और क्या है आपका जैन धर्म, महावस्तु एवं जैन ग्रंथ किससे, भगवती सूत्र से मिलता है इनका। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। कुल जनपद 16 है, अंगुत्तर निकाय का इसमें वर्णन हुआ है। और अंगुत्तर निकाय क्या है, ये बौद्ध ग्रंथ से आपका ये संबंध है, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। आगे चलिए, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार 6वीं से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान कितने कुलीन गणराज्यों या साम्राज्यों जिन्हें महाजनपद कहा जाता था ने प्राचीन भारत पर शासन किया। पूछ रहे हैं बौद्ध ग्रंथ के अनुसार, क्योंकि देखिए महाजनपद का वर्णन किस में है, बौद्ध ग्रंथ में है। बौद्ध ग्रंथ का कौन, अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर संबंध किससे है, बौद्ध ग्रंथ से। तो बौद्ध ग्रंथ के अनुसार 6वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान कितने कुलीन गणराज्यों या साम्राज्यों जिन्होंने जब महाजनपद कहा गया था ने प्राचीन भारत पर शासन किया था। ऑप्शन है 21, 16, 8 या 11। आप बताइए इनमें से आपका राइट आंसर होगा कौन सा, जल्दी बताइए अब इसका राइट आंसर। और ये 17 फरवरी 2025 की कौन सी शिफ्ट में आया था, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। और ऐसा नहीं है हवाबाजी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जल्दी बता के जाइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और आपको पता तो होना चाहिए यार कि 16 जनपद हैं, तो 16 जनपद में से कौन कौन से हैं, रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। 16 जनपद ये तो मैंने बता ही दिया है, पता ही चल रहा है। अभी इससे पहले वाली वीडियो मतलब क्वेश्चन में मैंने बताया था कि कितने जनपद है, टोटल जनपद हैं आपके 16। ये तो मैंने बता दिया कि वही 16 हैं। लेकिन अगर आपसे नाम पूछने लगे तो क्या नाम बता पाओगे, तो देखिए 16 महाजनपद हैं। 16 महाजनपद है, कौन कौन से हैं, पहला है आपका काशी, दूसरा कौन सा है, कौशल या कौशल बोला जाता है, कंबोज, कुरु, मल्ल, मत्स्य, मगध, सुरसेन, पांचाल, चेती, अस्मक, अवंती, अंग, बज्जी, वत्स, गंधार। ये आपके 16 के 16 जो है याद कर लेना, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि 16 हैं, आपको जानकारी। क्योंकि देखिए महाजनपद से क्वेश्चन बने हैं, ऐसा नहीं कि मैंने अपने पास से दे दिया, महाजनपद से क्वेश्चन बने हैं और मैं सारे के सारे बता चुका हूं। अगर जानना चाहते हो तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, लिखने में मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी आपके कंप्लीट करा दें। अगर मैं रिपीट कर देता हूँ, देखिए पहला काशी होगा, कौसम होगा, कंबोज हो जाएगा, कुरु, मल्ल, मत्स्य, मगध, सुरसेन, पांचाल, चेती, अस्मक, अवंती, अंग, बज्जी, वत्स और गंधार। ये आपके 16 जनपद हैं जिनको आपको मुझे लगता है याद करना चाहिए। लिखना होगा, लिख दूं, लिखना होगा, कमेंट्स कीजिएगा, लिख देंगे। आपको मैंने रिपीट कर करके 2 बार बता दिया है। आगे चलें, आगे चलते हैं। आगे चलिए, सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया। ये इंपॉर्टेंट है, सिकंदर से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार क्वेश्चन पूछता है
400 ईसा पूर्व, 126 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व और आपका कौन सा 550 ईसा पूर्व और 29 फरवरी 2024 का ये कौन सा फर्स्ट शिफ्ट में है। इससे रिलेटेड मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए जो क्वेश्चन पहले आए हुए हैं वो तो करा रहा हूँ, लेकिन उनसे संबंधित जैसे एक गड्ढा है, गड्ढे से के चारों तरफ जितना भी एरिया है वो हम कवर करते चल रहे हैं कि यहाँ पर एक गड्ढा है, यहाँ से पूछा गया है तो अब यहाँ से ना पूछ ले, यहाँ से ना पूछ ले, यहाँ से ना पूछ ले, मतलब उस गड्ढे के चारों तरफ जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे मैं आपको कवर कराता चल रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता एसएससी जीडी में जीके जीएस से रिलेटेड, क्योंकि मैं पहले जीके जीएस देख लेता हूँ, आपका रेस्पॉन्स देख लेते हैं, उसके बाद मैथ पे चलेंगे, उसके बाद आपका रीजनिंग पे चलेंगे, हिंदी पे चलेंगे, ठीक है। तो पहले इसका बताइए कि, और ये आपका इंपॉर्टेंट है सिकंदर से रिलेटेड क्योंकि पहले भी क्वेश्चन इस तरह का आया हुआ है। आगे बताइए कि इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सिकंदर से रिलेटेड, क्योंकि सिकंदर मेरे भाई इतना विस्तृत है और इसमें इसके पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे। पॉइंट आपको ये याद करने पड़ेंगे, क्योंकि पॉइंट अगर याद नहीं करोगे तो एक क्वेश्चन याद कर रट के लिए ये आएगा ही नहीं, फिर क्या करोगे। तो इसमें कितने क्वेश्चन बन सकते हैं पता है आपको, इसमें बनेगा यूनानी शासक जब जैसे भारत पर आक्रमण कब हुआ था, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, उसके बाद बन जाएगा इसके पिता का नाम क्या था, इसके गुरु का नाम क्या था, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण करते समय मतलब मगध साम्राज्य का उस समय शासक कौन था, ये भी बन सकता है। उसके बाद सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी। तो बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ से आपको बनने के चांसेस हैं। अब आपको ये जैसे सिकंदर से रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन करा दिया, ये वाला क्वेश्चन करा दिया हमने सिकंदर से रिलेटेड, क्या है सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया। आप रट के ले जाओगे 400 500 600 जो भी है, लेकिन उसने पूछ लिया उनके गुरु का नाम क्या है, उनके पिता का नाम क्या था, मृत्यु कब हुई थी, या उसने कब आक्रमण किया था, उसके बाद उसकी जो मृत्यु जब अटैक किया उस टाइम उत्तर भारत का राजा कौन था, उत्तर भारत का राजा कौन था, नंद वंश था ना उस टाइम में, तो कौन था क्या था, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से पूछी जा सकती हैं। अब देखिए क्या चल रहा है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 326। इसका जो राइट आंसर होगा किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था उसने, तो 326 हो जाएगा। अब जैसे मैंने बताया कि इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, इससे बनते हैं कि 326 तो पता चल गया, तो इसके पिता का क्या नाम था, तो पिता का नाम क्या था इसका, देखिए तो इससे रिलेटेड कौन से पूछते हैं, इससे रिलेटेड पूछे जाएंगे आपके, देखिए यहां से क्या बनेगा आपका, पूछा जाएगा सिकंदर, पहला क्वेश्चन। आपको जो भी पता है आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के जाइएगा, जिससे कि यार मुझे भी पता चले कि आपकी एंगेजमेंट है, और लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फिलिप द्वितीय, ये कौन है इनके, सिकंदर के पिता, सिकंदर के पिता हो गए। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है यहां पर, अरस्तु क्या है इनके गुरु, गुरु कौन थे, अरस्तु इनके गुरु हो गए। गुरु होने के बाद एक क्या बनता है कि जब ये यहाँ पर शासक थे, शासक के टाइम में इनके राजा कौन था, नंद वंश का था ना, तो उस टाइम इनका राजा कौन था वो भी यहाँ से आपका बनता है। अरस्तु के पिता हो गए, अरस्तु हो गया। अरस्तु के बाद यहाँ से बनता है आक्रमण के समय मगध, आक्रमण के समय उत्तर भारत का क्या था, उत्तर भारत का राजा कौन था, तो इसका क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया था इसका होगा आपका नंद वंश, को इसका साम्राज्य था, सॉरी वो आक्रमण के समय उत्तर भारत पर जो वंश था, राजा नहीं वंश, तो कौन सा था, नंद वंश, यहाँ था आपका नंद वंश, नंद वंश। यहां से और क्या क्वेश्चन बन सकता है, एक बनेगा यहां पर आपका कि इसकी मृत्यु कब हुई थी। चौथा है आपका सिकंदर की मृत्यु, कब हुई थी इसकी मृत्यु, 323 ईसा पूर्व। कहां पर हुई थी, बेबीलोन में।
कहाँ पर हुई थी इसकी? बेबीलोन नामक स्थान पर हुई थी। तो यहाँ से कितने क्वेश्चन बने? सिकंदर के जो पिता थे फिलिप द्वितीय थे, इनके गुरु कौन थे? अरस्तु थे। आक्रमण के समय उत्तर भारत का कौन सा वंश था? तो ये नंद वंश था। सिकंदर की मृत्यु कब हुई? 323 ईसा पूर्व। कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये आपका फैक्ट हो गया। आगे चलते हैं। आगे देखिए आपका क्या है, आपका क्वेश्चन बनता है हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अज्ञातशत्रु का पुत्र था, अज्ञातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र की नींव रखी थी। हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अज्ञातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र की नींव रखी थी। ये क्वेश्चन का आप राइट आंसर देके जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा हवाबाजी, लेकिन जब एग्जाम हॉल में बैठोगे और समझ में नहीं आएंगी ना चीज़ें, तब आपके तोते उड़ जाएंगे, तब आपके तोते उड़ जाएंगे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताइए। हर्यक वंश के शासक, तो अच्छा ये बताइए हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? यहां से अगर बनता है तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? संस्थापक कौन थे? एक ये भी बनता है ना, ये तो आगे की बात है। हर्यक वंश के उस समय उस शासक का नाम बताइए जो अज्ञातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। तो इसका हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे ये बता के जाइए आप। ठीक है, बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? उदयन। इसका उदयन होगा। और इसका क्या होगा? जो ये वाला क्वेश्चन है, बताइए हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? आपके बिंबिसार। कौन थे इसके? हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वो थे आपके बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। और यहाँ से क्या निकलता है आपका निर्णय कि उदयन ने ये बसाया था पाटलिपुत्र। कहाँ पर बसाया था? गंगा प्लस सोन नदी के संगम स्थल पर पाटलिपुत्र नामक शहर बसाया था। ठीक है, पाटलिपुत्र नामक शहर बसाया था। ठीक है, अब आगे चलिए 63 क्वेश्चन पर। राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा। राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा। बाद में राजधानी को में स्थानांतरित कर दिया गया। कहां पर स्थानांतरित किया गया ये बताना है। उज्जैन, पाटलिपुत्र, कौन सा होगा बताइए? उज्जैन होगा, पाटलिपुत्र होगी, या फिर आपका कांचीपुरम और तक्षशिला। ये कब है? SSCGD 2 फरवरी 2023 फर्स्ट शिफ्ट में आपका पूछा गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर दीजिए इसका, जल्दी बताइए। राइट आंसर जल्दी 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 जल्दी। बताइए। राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा। बाद में राजधानी को कहां पर स्थानांतरित किया गया? पता है किसी को? कहां पर किया गया? ये किया गया था पाटलिपुत्र में। कहाँ किया गया था ये आपका? पाटलिपुत्र। अभी बताया है पाटलिपुत्र की स्थापना किसने कराई थी? पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने। और उदयन ने कहाँ पर की थी? गंगा नदी और सोन नदी के मुहाने पर, जहाँ पर उनका संगम हुआ था वहाँ पर इन्होंने। और ये जो था उदयन किसका पुत्र था? अज्ञातशत्रु का। कहाँ का राजा था? हर्यक वंश का। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? ये थे आपके बिंबिसार। तो ये सारे के सारे एक दूसरे से, देखिए इतिहास में क्या है, हिस्ट्री में क्या है, एक दूसरे से चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। एक दूसरे से चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। अगर इससे रिलेटेड मैं बताऊं, ये जो था पाटलिपुत्र क्या था आपका? 16 जनपद जो थे उनमें से ही एक क्या था आपका? महाजनपद। ये 16 जनपदों में से भी एक ही है।
मगध में था ना ये पूरा 16 जनपद जो थे मगध था। मगध को ही तोड़ के तो बनाए गए थे 16 जनपद, और उसी में से एक था। और इसकी जो स्थिति थी, कहाँ पर लोकेटेड था ये दक्षिण भारत के क्षेत्र में था। ये कहाँ पर थे? ये दक्षिण भारत के क्षेत्र में था। और इसकी प्रारंभ में राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज राजगृह थी। बाद में क्या करा, इसको ले लिया हमने, पाटलिपुत्र बना दिया गया। तो ये सारा कुछ है, समझ रहे हैं। जो महाजनपद थे, मगध को तोड़ के महाजनपद बना, उसी में से एक पाटलिपुत्र है। और इसकी जो स्थिति थी, लोकेशन थी, वो कहाँ था? मूलतः ये कहाँ पर था? दक्षिण बिहार बिहार के क्षेत्र में था। और प्रारंभ में इसकी राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज। और बाद में राजगृह, गिरिव्रज ये बोलते थे या राजगृह, और उसको बाद में कहाँ पर ला दिया हमने? अपने पाटलिपुत्र बना दिया उसको। ठीक है, तो ये इससे संबंधित सारा का सारा डाटा था आपका। लिखना है क्योंकि स्पेस है नहीं लिखने के लिए, वरना मैं इसको लिख देता। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन बज्जी महाजनपद की राजधानी थी? बताइए, निम्नलिखित में से कौन बज्जी महाजनपद की राजधानी थी? गया, वैशाली, पाटलिपुत्र, अंग। बताइए। और ये एसएससी जीडी 27 जनवरी 2023 में पूछा गया था। 27 जनवरी 2023 में पूछा गया था। बताइए इसका राइट आंसर, जल्दी बताइए क्या राइट आंसर है इसका? कहाँ पर बसाया गया था ये आपका? क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से कौन बज्जी महाजनपद की राजधानी थी? बज्जी, ये तो वैशाली की है। किसकी है ये आपको वैशाली की नहीं लग रही है? ये तो वैशाली की है। बज्जी कहाँ की है? बज्जी महाजनपद की राजधानी कौन सी है? वैशाली की है। कुछ नहीं सोचना, वैशाली की इसमें राइट आंसर होगा। यहाँ पर मैं अगर पूछ के चलूँ, क्योंकि 16 जनपद थे, ठीक है, 16 जनपद थे, इसमें से अगर मैं मुख्यतः 6 के भी आप पूछ लेता हूँ, 16 हैं, 10 छोड़ देते हैं, 6, क्योंकि पूछता है। और जो इंपॉर्टेंट है, जो आप याद करके चले गए तो सब मान के चलिए कि आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो महाजनपद और उनकी राजधानी, महाजनपद उनकी राजधानी एक बार देखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे क्वेश्चन आपके क्या होते हैं? पूछे जाते हैं। तो हम कुछ महाजनपद देख लेते हैं। महाजनपद के बाद आप क्या देखेंगे? तो महाजनपद देख लेते हैं, प्रमुख महाजनपद और राजधानी। महाजनपद और राजधानी, चलिए ठीक है, हम देखते हैं महाजनपद और उनकी राजधानी। पहली क्या है? पहली हो जाएगी आपकी सूरसेन। सूरसेन के बारे में बताइए कि सूरसेन का क्या है। पहली होगी आपकी सूरसेन। सूरसेन की राजधानी कौन सी थी? तो सूरसेन की थी मथुरा। मथुरा थी सूरसेन की, मथुरा। वत्स की क्या होगी? वत्स की राजधानी कौन सी थी? वत्स की थी कौशाम्बी। वत्स की कौन सी थी आपकी? कौशाम्बी। उसके बाद कुरु। कुरु की कौन सी थी? कुरु की थी आपकी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ। उसके बाद आगे चलते हैं, और कौशल की कौन सी हो जाएगी? कौशल। कौशल की बताइए कौन सा होगा? कौशल की कौन सी होगी? उसके बाद मगध और मत्स्य। मगध और मत्स्य। मगध और मत्स्य बताइए। तो मत्स्य की हो जाएगी आपकी विराटनगर। उसके बाद इसकी होगी आपकी, क्या होगा इसका? मत्स्य की विराटनगर हो गई। इसकी हो जाएगी आपकी राजगृह, और इसकी हो जाएगी श्रावस्ती। श्रावस्ती बोलते हैं, या आप अयोध्या लिख सकते हैं। श्रावस्ती, या इसका लिख सकते हैं अयोध्या। तो ये महाजनपद है और इनकी राजधानी है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्या अधिकतर ये पूछ लिया जाता है, या आपका अधिकतर पूछ लिया जाता है, तो इसको भी एक बार याद कर लेंगे। आगे चलिए, आगे है क्वेश्चन आपके सामने कि हिंदी वर्धमान महावीर, ये क्या? वर्धमान महावीर जैन धर्म के अंतिम और
कौन से तीर्थकर थे? कौन से तीर्थकर थे? 21 थे, 22 थे, 23 थे, 24 भी थे। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? कौन सा होगा राइट आंसर बताइए, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। क्वेश्चन छूटा है क्या कोई सा? निम्नलिखित में से कौन सा 16 जनपद में से एक नहीं था? तो ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है। 16 जनपद कौन से थे ये लिखा था ना, एक क्वेश्चन छूट गया था। निम्नलिखित में से कौन सा 16 जनपदों में से एक नहीं था? तो 16 जनपद कौन से थे? 16 जनपद के बारे में पूछ रहा है, तो 16 जनपद कौन से थे अभी बताया नहीं तुम्हें। और उसमें मैंने बताया था कि महाजनपद की कुल संख्या कितनी थी? 16 थी। और उल्लेख कहाँ हुआ है इसका? इसका हुआ है बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में। और कौन कौन से जनपद थे ये आपके? अंग हो गया, मगध हो गया, काशी, वत्स, बजी, कौशल, अवधि, मल्ल, क्या था पांचाल, क्या था आपका पांचाल, चेंदी, कुरु, मत्स्य, कंबोज, सुरसेन, अस्मक और गंधार। क्या थे आपके? गांधार। ये आपके 16 थे। अब छांट लीजिएगा तो ये कर नहीं पाओगे, ये आपका HW है। ये आप मुझे कमेंट्स करके बताओगे कि इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए, वर्धमान महावीर जैन धर्म के कौन से थे आप बताइए। ये तो इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा जाता है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म, बौद्ध धर्म जैन धर्म में से दोनों को पढ़ना है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो आपका बौद्ध धर्म है। जैन धर्म को थोड़ा अगर इस तरह पल्लू पर रखते हैं तो एग्जाम ओरिएंटेड में बौद्ध धर्म थोड़ा सा अप हो जाता है। तो इसको बताइए कौन से आपके तीर्थंकर थे? कौन से थे आप बताइए। अंतिम और कौन से तीर्थकर थे बताइए जल्दी। इसके साथ साथ बताइए कि प्रथम तीर्थंकर कौन से? प्रथम 22-23, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। कौन कौन से बताएंगे आप बताइए इसके। प्रथम 22वें और आपके 23वें। प्रथम कौन से, 22वें कौन से थे, 23वें कौन से थे, इसका आप डाटा बताइए। तो देखिए महावीर जो थे वो तो आपके कौन से थे? 24वें थे। तो ये तो आपके प्रथम 22-23 पूछ रहे हैं ना, तो 24वें भी हम लिख ही लेते हैं। 24वें कौन से थे? 24वें थे आपके महावीर। 24वें आपके कौन से हो गए? महावीर हो गए आपके। ठीक है, महावीर हो गए। उसके बाद प्रथम कौन थे? ऋषभदेव। प्रथम कौन से थे आपके? ऋषभदेव। ऋषभ है, ऋषभ कौन से हो गए? ऋषभदेव। ये आपके ऋषभदेव हो गए। 22वें कौन से थे? 22वें तीर्थंकर थे आपके अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी, अरिष्टनेमी। 22वें कौन से थे? अरिष्टनेमी। और 23वें कौन से थे? 23वें थे पार्श्वनाथ। 23वें कौन से थे? पार्श्वनाथ। ठीक है, 23वें कौन से थे? पार्श्वनाथ। तो देखिए जो महावीर स्वामी थे अंतिम और 24वें थे। प्रथम थे ऋषभदेव, 22वें थे अरिष्टनेमी, 23वें थे पार्श्वनाथ। तो ये टोटल मिलाकर इतने आपके बने, सारा डाटा इतना था। और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं मेरे भाई। इसको एक बार जो इंपॉर्टेंट है ना वही मैं लेके चल रहा हूँ कि जिसमें से आपके फंसने के चांसेस हैं एग्जाम में। आगे देखिए, गौतम बुद्ध ने बौद्ध के लिए अपना रास्ता खोजने का फैसला किया और बिहार के बोध गया में किस चीज़ का पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान लगाया। ठीक है, किस चीज़ का पेड़ था बताइए। और ये तो कई बार पूछा जाता है यार, ये तो कई बार पूछा जाता है। मुझे लगता है ये आपको आना भी चाहिए। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, बता दीजिए। बताइए 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 कौन सा इसका राइट आंसर है। बताइए। सबको पता है यार, मुझे तो लगता है कि पता ही होगा, इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा। पीपल का नहीं पता? पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो इसका क्या है? पीपल के नीचे हुआ था। लेकिन ये तो ठीक है,
ये तो ठीक है, ज्ञान प्राप्ति हो गई इनको, साल, टीन, नीम, इनका तो नहीं होगा, लेकिन इनकी जो घटना थी, प्रमुख घटना थी, वो प्रतीक चिन्ह क्या है? जैसे जन्म था तो वही किस चीज़ का प्रतीक था? जैसे जन्म हो गया, ज्ञान हो गया, गृह त्याग करा था उन्होंने, या निर्माण हो गया, मृत्यु, महान निर्वाण पूर्ण, ये कई बार पूछा जाता है। तो इसकी घटना देख लीजिएगा और उससे संबंधित प्रतीक चिन्ह जो थे वो देख लीजिएगा, क्योंकि ये कई बार पूछा, ये तो अधिकतर पूछा जाता है। तो प्रमुख घटना और उससे संबंधित क्या थे आपके चिन्ह देख लीजिएगा, उससे संबंधित प्रतीक चिन्ह हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। घटना बौद्ध धर्म से संबंधित घटना और प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह। तो बौद्ध धर्म से संबंधित घटना पहली कौन सी हुई थी? बौद्ध धर्म से संबंधित घटना जो थी आपकी, वो काउंट होगी। बौद्ध धर्म से संबंधित पहली घटना क्या कहलाएगी? बौद्ध धर्म से संबंधित पहली घटना कौन सी कहलाएगी? बताइए। पहली घटना कहलाएगी जन्म। पहला क्या हुआ था? आपका जन्म। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा ज्ञान। जन्म मिले हो गया, उनको फिर ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जन्म, ज्ञान, उसके बाद क्या होगा? जन्म हो गया, ज्ञान हो गया, गृह त्याग और निर्माण। गृह त्याग, निर्माण, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। उसके बाद क्या हुआ? गृह त्याग के बाद आपका हो गया मृत्यु, पांचवा मृत्यु। मृत्यु को क्या बोला जाता है? बताएंगे आप, मृत्यु को क्या बोला जाता है? बताइए। जन्म, ज्ञान, गृह त्याग, मृत्यु, उसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है महापरिनिर्वाण। और ये पूछा जाता है, ये तो कई बार पूछा जाता है, ठीक है। ये तो क्या है? मोस्टली पूछा ही जाता है। तो इसके प्रतीक चिन्ह क्या है? स्पूत, स्तूप, ठीक है। उसके बाद निर्माण का क्या कहला जाएगा? निर्माण का जो पद चिन्ह। उसके बाद गृह त्याग का क्या होगा? गृह त्याग क्या हो जाएगा? घोड़ा। गृह त्याग का घोड़ा। ज्ञान क्या है? ज्ञान है पीपल। ये आपका क्या है? बोधि वृक्ष। ये आपका बोधि वृक्ष हो गया। और जन्म कहाँ हुआ था? कमल या सांड। जन्म क्या है आपका? कमल एवं सांड, ठीक है। ये आ गया कमल एवं सांड। तो इससे बौद्ध धर्म से संबंधित कौन कौन से संबंधित घटनाएं और चिन्ह? घटना क्या थी? जन्म किस चीज से? प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल एवं सांड। ज्ञान से क्या है? पीपल, बोधि वृक्ष। गृह त्याग, घोड़ा। निर्माण पद चिन्ह हो गया। मृत्यु या महापरिनिर्वाण क्या होता है? स्पूत हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, 5 फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बनते हैं। आगे बढ़िए, आगे देखिए, आगे क्या है? आगे जो अगला क्वेश्चन है, आगे बताइए। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ। ये तो ठीक है, ये तो आपका हो गया। यहाँ से क्वेश्चन 1-2 और बन जाते हैं, ध्यान में आ गया। आगे क्वेश्चन पर चलने से पहले आप बताइए कि बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध ने जो ज्ञान की प्राप्ति की थी वो कौन सा स्थान था? भगवान गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त किया? ये क्वेश्चन पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया, देखिए, क्योंकि आप भी सर्च करेंगे ना इन चीज़ों पे तो आपको मजा आएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या था? किस नदी के तट पर किया? ज्ञान प्राप्त हो गया, ज्ञान प्राप्ति तो हो गई कि कहाँ पर, स्थान पर हो गया। किस तट पर हुआ? मतलब कौन सी नदी थी, कौन सी नदी के तट पर हुआ है, और उसके बाद कौन सा वृक्ष था। ये 3 चीज़ें हैं। तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और उसके बाद जो ज्ञान मिला, जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उस क्या था? वह किस
नदी के तट पर हुआ। किस नदी के तट पर हुआ? तो पहला क्या था आपका? पहला था कि गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ। जो ज्ञान प्राप्त हुआ वह किस नदी के तट पर था। उसके बाद कौन सा वृक्ष था? वृक्ष का भी नाम बताइए। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। जल्दी बताइए कमेंट्स करके कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बताऊं, मैं ही बताऊं या आप कर लेंगे? मैं बताऊं या आप कर लेंगे? जल्दी बताइए। तो चलो मैं ही बता देता हूं कहाँ अपना दिमाग लगाओगे। और बहुत काम होंगे, गर्लफ्रेंड से बात करना और नंबर निकालना। ये हुआ था बिहार में। ये आपका निरंजना नदी का तट। और ये क्या था? अभी मैंने बताया था वृक्ष का पेड़ था। कौन सा था ये आपका वृक्ष का पेड़? ये था पीपल का। वृक्ष का नहीं, मैं ऐसे बोल रहा था। ये था पीपल का पेड़। और क्या बोलते थे? बोधि वृक्ष। अभी मैंने लिखवाया है पीपल का पेड़, बोधि वृक्ष। ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था आपका? पीपल का पेड़, पीपल। और क्या था आपका? बोधि वृक्ष। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है बौद्ध धर्म से रिलेटेड ये काफ़ी कुछ पूछ लिया है हमने, बता दिया है। इससे पहले भी मैंने काफ़ी चीज़ें बताई हुई थी। जो 2 क्लासें बची थी उनमें मैंने डिटेल से पहले भी इनको बताया था। अभी और भी क्वेश्चन आएंगे, पूछेंगे। तो क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की भाषा में दी। जो उन्होंने अपनी शिक्षा थी वो किस भाषा में दी, ये बता के जाइए कि उन्होंने अपनी भाषा किस लोगों को किस भाषा में दी आपको। पाली में, तमिल में, पाली, तमिल। उसके बाद क्या था आपका? हिंदी, उड़िया। बताइए इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? हिंदी, उड़िया। बता के जाइए कौन सा होगा राइट आंसर। बताइए। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। क्या बनेगा इसमें? जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने सर्वाधिक जो अपने उपदेश से वो कहाँ पर आप सबसे ज़्यादा क्या दिए थे? सर्वाधिक उपदेश किस राजधानी में दिए थे? ये बताइए आप। यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा, सर्वाधिक उपदेश किस राजधानी में दिए? बताइए। सर्वाधिक उपदेश किस राजधानी में दिए? और ये भी बताइए कि किस लैंग्वेज में दिए सबसे ज़्यादा। तो लैंग्वेज कौन सी थी आपकी? लैंग्वेज थी आपकी पाली। और सर्वाधिक उपदेश जिस राजधानी में दिए वो थे आपका क्या? श्रावस्ती। कौन सी थी आपकी? ये श्रावस्ती आपकी। कौन सी थी? श्रावस्ती। क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट है तभी करा रहा हूं। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, ये पूछे जाते हैं। श्रावस्ती ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये पूछे जाते हैं। आगे चलिए। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध भिक्षुओं और मठवासियों के लिए नियमों का उल्लेख किया गया था? धम्मपद, श्रुति पिटक, उसके बाद विनय पिट्टी और विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। बताइए इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? जल्दी बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। धम्मपद, श्रुति पिटक, बौद्ध धर्म। इसमें क्या है? निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध भिक्षुओं और मराठियों के लिए नियमों का उल्लेख है? किस ग्रंथ में उल्लेख है? इसमें तो देखिए बौद्ध धर्म से रिलेटेड अगर इसमें हम जाएं, इसमें क्या है? सिद्धांत है यहाँ पर। तो
यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर है आपका बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन। तो जो बी ऑप्शन है उसमें क्या है आपका सिद्धांतों का वर्णन है। और विनय पिटक में क्या है, इसमें क्या है, जो भिक्षु थे, भिक्षु और भिक्षुणी थे, उनके क्या अनुशासन संबंधी नियम बने हुए हैं। जो आपके भिक्षु और भिक्षु थे, भिक्षुणी थी, उनके अनुशासन से संबंधित नियम क्या है वो बने हुए हैं। इसमें क्या है आपका अनुशासन से संबंधित भिक्षु। इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी में आपके जो नियम थे, नियम क्या आपका वर्णन किया गया था। भिक्षु एवं भिक्षुणी के अनुशासन अनुशासन का नियम क्या था यहां पर, अनुशासन का नियम इसमें थे आपके अनुशासन के नियम। अब जो दूसरे बचे उनमें क्या था, इसमें जो लास्ट का था अभिधम्मपट्टी, इसमें क्या था, इसमें थे आपके, इसमें बौद्ध धर्म को दार्शनिक व्याख्या किया था इसमें, ठीक है। महात्मा बुद्ध के उपदेशों और सिद्धांतों के जो संबंधित नियम थे वो इसमें वर्णित थे। क्या क्या थे इसमें गौतम बुद्ध के मतों को दार्शनिक व्याख्या की गई थी। उसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश और सिद्धांत जो थे, उपदेश और सिद्धांतों को संबंधित नियम वर्णित किए गए थे इसमें, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा धम्मपट्टी, जो इसका धम्मपट्टी आपका राइट आंसर होगा इसमें, ठीक है। धम्मपट्टी राइट आंसर होगा। जैन धर्म के नियमों का पालन करना निम्नलिखित में से किसके लिए अधिक कठिन था। जैन धर्म के नियमों का पालन करना किसके लिए अधिक कठिन था, बताइए किसके लिए अधिक कठिन था, किसके लिए अधिक कठिन था। ये पहले के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं बता नहीं रहा हूं, उसका मतलब ये नहीं कि मैं बता नहीं रहा हूं तो ये क्वेश्चन आए नहीं। 2025 का फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है ये। उसके बाद ये जो अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूं 13 फरवरी 2023 का क्वेश्चन है ये, 28 फरवरी 2024 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। और सबसे ज़्यादा जो कठिन था किसके लिए था, ये था किसानों के लिए। क्यों कठिन था ये आपका किसानों के लिए था। और कठिन क्यों था एक बार समझ लीजिएगा। इसमें क्या था, देखिए पंच महाव्रत या अणुव्रत कहते थे इसमें क्या क्या था, इसमें आगे अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य, ये हो गए। और त्रिरत्न जो थे इनके, त्रिरत्न कौन थे, सम्यक, ये हो गया सम्यक ज्ञान, उसके बाद सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ये क्या है, ये जैन धर्म से संबंधित है। ये पूछे जाते हैं, एक हो गया आपका बौद्ध धर्म से, एक हो गया इसका जैन धर्म से। जैन धर्म में कौन से हैं, त्रिरत्न होते हैं, सम्यक ज्ञान हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक आचरण हो गया। बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्या है, बौद्ध धर्म में होते हैं आपके 5 महाव्रत या अणुव्रत। तो अणुव्रत या महाव्रत 5 कौन कौन से, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अस्तेय और ब्रह्मचर्य। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके जैन धर्म से भी और बौद्ध धर्म से भी। जैन धर्म में 3, बौद्ध धर्म में 5। इनको याद कर लीजिएगा, उनको समझ लीजिएगा। अगर मैं इस बार मैं सोच रहा हूँ कुछ पीपीटी उसने उल्टी सीधी बना दी, पन्ना लिख देंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ज़्यादा अच्छे से समझ आने के चांसेस रहते हैं। चलिए लिख देते हैं जैन धर्म के कौन से हैं, जैन धर्म के हैं, क्योंकि आपको पता है जैन धर्म में कितने हैं, 1, 2 और 3। जैन धर्म में 3 है। सम्यक ज्ञान कौन से हैं, इसमें आपका हो जाएगा, आपका पहला हो जाएगा सम्यक ज्ञान, पहला हो गया आपका सम्यक ज्ञान। दूसरा उसके बाद हो जाएगा दर्शन, सम्यक दर्शन। दर्शन के बाद हो जाएगा आपका आचरण, सम्यक आचरण। ये हो गया आपका जैन धर्म का। अगर यहीं पर मैं बौद्ध धर्म की बात करूं, बौद्ध धर्म में मैंने बताया कि 5 होते हैं, ठीक है। तो ये 5 कौन कौन से हैं, 5 अभी मैंने बता दिए हैं। 5 कौन से, अहिंसा, सत्य। पहला कौन सा हो जाएगा आपका, अहिंसा, सत्य, अहिंसा, सत्य, ठीक है। अहिंसा हो गया, सत्य, अपरिहार, अपरिग्रह, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा ना। अस्तेय, आज रोशनी बहुत तेज हो रही है, लाइटें आँख मार रही है। ये हो गया अस्तेय और ब्रह्मचर्य। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और आपका हो गया ब्रह्मचर्य।
ये आपके हो गए। तो जैन धर्म में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, बौद्ध धर्म में अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य, ये आपके 5 हो गए। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लेना। और ये जो नियम है सबसे ज़्यादा कठिन किसके लिए थे? किसानों के लिए थे। निम्नलिखित में से जैन धर्म के अंतिम तीर्थक कौन थे? अभी मैंने बताया था कौन से थे आपके? महावीर। ठीक है, महावीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध शाक्य गण नामक एक छोटे गण से संबंधित थे और एक डैश क्या थे? ये शाक्य से संबंधित थे और ये क्या थे? जल्दी बताइए क्या थे? क्या थे ये? जल्दी बताइए क्या थे? जल्दी बताइए। जैन धर्म के अंतिम मैंने बताया महावीर थे और शकगण नाम एक छोटे गण से संबंधित थे और थे क्या? क्या थे ये आपके? क्षत्रिय थे। क्या थे? क्षत्रिय। क्षत्रिय थे। कौन थे ये आपके? क्षत्रिय थे। राइट आंसर क्षत्रिय थे। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें? अगला क्वेश्चन है भगवान महावीर ने कितने वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में वे एक वन में रहने लगे? कौन से थे? 30, 29, 32, 28। कितनी वर्ष की उम्र में कर लिया था इन्होंने? ये 30 वर्ष की उम्र में किया था। इससे संबंधित कुछ डाटा है, डाटा देख लीजिएगा अगर जानना है तो। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जैन धर्म के जो थे महावीर स्वामी से संबंधित कुछ तथ्य हैं, नोट कर लीजिएगा। कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? वहाँ था आपका कुंडग्राम में। कुंडग्राम के कहाँ पर है? वैशाली बिहार में अभी प्रेजेंटली है। पिता का नाम सिद्धार्थ था। माता का नाम क्या था? त्रिशाला। माता का नाम त्रिशाला। पत्नी यशोदा। पत्नी यशोदा। पुत्री प्रियदर्शना। दामाद क्या थे? जमली। क्या था आपका? जमली। उसके बाद क्या था? क्या क्या बता दिया मैंने? पिता का हो गया, माता हो गई, पुत्री हो गई यशोदा, पत्नी हो गई यशोदा, पुत्री हो गई आपकी प्रियदर्शना, दामाद हो गया जामली। मृत्यु कहाँ हुई? पावापुरी राजगिरी के बिहार में। और गृह त्याग किया इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में। ठीक है। बड़े भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन। ठीक है, आज्ञा ली थी उन्होंने नंदीवर्धन से, अपने भाई से आज्ञा लेकर ये उन्होंने घर त्याग कर दिया था 30 साल की उम्र में। ज्ञान प्राप्ति का हुआ केवल्य में। ठीक है, 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग के पश्चात। और कितने वर्ष में हुआ था? 12 साल के कठोर, जब उन्होंने तपस्या की थी, 12 साल के कठोर तपस्या के बाद उनको क्या था? कितनी उम्र हो गई थी? 30 साल थे, 12 साल उन्होंने कठोर तपस्या की, कुल मिलाकर कितना हो गया? 42 साल की उम्र में उनको ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष था। नदी कौन सी थी? ऋजुपालिका तट था, मतलब जो नदी के तट पे। और वृक्ष कौन था? साल वृक्ष के नीचे जुम्बनी गांव। गांव कौन सा था आपका? ये था आपका जुम्बिक गांव के। यहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोर्ड में यहाँ पर लिखने में थोड़ी सी दिक्कत चल रही है। मैं जो क्वेश्चन है और अच्छे से लिख के लाऊंगा। इस बार तो उसने सारा ड्रामा कर दिया, उसको मैं वो देख के हंस रहा है। लिखने में थोड़ी सी इस बार दिक्कत हो रही है। तो मैं कुछ बता दिया है, उनके जन्म बता दिया, पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी, पुत्री, दामाद, मृत्यु कहाँ हुई थी, गृह त्याग कब हुआ था, ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, किस वृक्ष के नीचे हुई थी, किस गाँव में हुई थी, कहाँ क्या क्या पहन के हुए, सब कुछ मैंने बता दिया। मुझे लगता है कि इससे संबंधित और ज़्यादा जानने की आपको ज़रूरत है नहीं। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ धर्म क्यों है, तीर्थ स्थल क्यों है, बताइए। ये लास्ट क्वेश्चन है। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल क्यों है? तो देखिए इसका क्या है, यहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, यही है क्या? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। बताइए कहाँ हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म? ये आपका क्या है? HW है। लगभग मैंने सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं। ये एक लास्ट क्वेश्चन है। और क्या है? C और D तो उसने टाइप ही नहीं किए। इसका मतलब A और B में से कोई सा एक है, तो यही आपका आंसर होने वाला है। तो इनमें से बता दिए कि यहाँ गौतम बुद्ध का बोध क्या है? बोध गया में क्या होता है? ज्ञान प्राप्त हुआ था यार। जन्म तो ही ना हुआ था, बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। मैं ही बता देता हूँ, बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ये आपके टोटल कितने थे? 74 क्वेश्चन हमने लगभग करा दिए हैं 3 दिन में।
और मुझे लगता है इसमें से आपके 5 से 7 क्वेश्चन फंस जाएंगे। बढ़िया क्वेश्चन कराए हैं और उससे संबंधित जितने रिलेटेड क्वेश्चन थे मैंने सारे कवर करने की कोशिश की है। ऐसे ही सीरियल जो कमांडो सीरीज है, कमांडो बना के छोड़ना है इस बार एसएससी जीडी में, आप कमांडो बनने वाले हैं तो मुझे लगता है आपको जाना जरूरी है। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी। ऐसे ही जैसे जैसे आप मुझे मोटिवेट करेंगे एक लाइक के थ्रू वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उससे क्या बूस्टअप मिल जाता है यार, अच्छा लगता है चीज़ों को पढ़ाने समझाने में। टेलीग्राम पे चले जाइए, पंकज फौजी स्टडी ग्रुप। ये पीडीएफ जितनी भी है मैं सेम टू सेम उठा के वहाँ पर डाल दूंगा क्लास नोट्स की तरह, वहाँ से आप डाउनलोड करके अगर यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।